guys, welcome to Graders Academy. Myself Nandini. Today is our fourth lecture. हम आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ लेक्चर, चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज. तो बिना टाइम वेस्ट करें आज के हम क्लास को शुरू करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग पुराना पढ़ के आए होंगे, मतलब जो हमारा लेक्चर थर्ड है वो आप पढ़ के आएंगे और आज लेक्चर फोर्थ आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर थर्ड पढ़ के आए होंगे. उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका लिंक भी आप लिंक देख सकते हैं. उसके बाद आप ये वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं. तो टुडेज टॉपिक इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. ये हमसे बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं. तो हमारा आंसर ये होगा, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, जो हमारी जनरेशन में या फिर जो हमारा चेंजेस आए हैं उस पर डिपेंड करता है. जैसे अगर आप ये देखें, ग्राफ 2 हमें शो कर रहा है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा थे, फिर उसके बाद कम थे सेकेंडरी में और टर्शरी में ज़्यादा थे. उसके बाद ये 1973 से 1974 का शो कर रहा है. 2013 से 2014 में क्या शो कर रहा है कि प्राइमरी में सबसे कम है और टर्शरी में सबसे ज़्यादा है. फिर उसके बाद नीचे वाला ग्राफ देखो, नीचे वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये 1972 से 73 और 2011 से 2012 तक का है, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइमरी में ज़्यादा है, यहाँ भी प्राइमरी में ज़्यादा है. तो मतलब टाइम टू टाइम गैप पे डिपेंड करता है कि वो मतलब क्या गैप है उसके बीच में, वो उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्शरी में आज के टाइम पे लोग जो है सेकेंडरी और टर्शरी में ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि आजकल लोग थोड़े एजुकेटेड हैं और वो आगे बढ़ रहा है, हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, तो लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व हैं. उसके बाद हमारा आज का पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 1 और 2 मार्क्स में आता ही आता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. एक एग्जाम्पल है, एक फार्मर है लक्ष्मी, वो उसके पास 2 हेक्टेयर्स की अपनी खुद की लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है. वो उसकी लैंड क्या है, सिर्फ रेन और क्रॉप पे डिपेंड है. उसकी जो लाइफ है वो जब क्रॉप होएगी तभी उसकी लाइफ में मतलब वो पैसा कमा पाएगी. तो वो क्या है, उसके घर में 5 लोग हैं, वो 5 लोग उस लैंड में काम करते हैं. ठीक है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, पर लेकिन उस लैंड में तीन पीपल काफ़ी हैं, 3 पीपल्स की ज़रूरत है वहाँ पे, पर लेकिन 5 पीपल्स एम्प्लॉयड है वहाँ पे. क्यों? क्योंकि वो उसके घर वाले हैं और वो बाहर जाके मतलब बाहर जॉब ढूंढने से अच्छा उन्होंने सोचा कि हम अपनी फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी फील्ड है वो. तो उसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. उस सिचुएशन में उन 2 पीपल को जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आप अनएम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, और उसको आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती है पीपल की, पर लेकिन पीपल वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए. People employed in any field but are not required. Without them, work can be done and not be affected. ना वर्क उनकी वजह से अफेक्ट होगा, ना ही वर्क रुकेगा, उनके बिना भी वर्क हो सकता है, और वो सिर्फ ऐसे ही मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयड है, उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही उसके बाद हम एक केस लेते हैं सुखराम जो दूसरा फार्मर है. अगर लक्ष्मी के घर के 2 मेंबर्स जो हैं वो दूसरी जगह पे जाके काम करेंगे तो उनको वहाँ से और इनकम भी मिलेगी. ठीक है, इनकम भी आएगी और वो प्रॉपरली एम्प्लॉयड भी कहलाएंगे. वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. तो उसके मेंबर्स को क्या करना चाहिए, 2 मेंबर्स जो वहाँ पे फालतू हैं, जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको हमें दूसरे की फील्ड में चले जाना चाहिए. वहाँ पे काम करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी उनके पास, और वो और अच्छे से काम कर पाएंगे. क्योंकि अगर हम एक लैंड में 3 जनों की जरूरत है, वो 5 जने काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि हर कोई अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहा है. ठीक है ना, तो 3 बंदे जब काम करेंगे तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल लगा के काम करेंगे. तो यही इसका मतलब था. उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक यहीं पे था कि लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है. मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके डिफाइन तो पक्का एग्जाम में पूछते हैं. 1 मार्क में डिफाइन आएगी, और अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया इसका तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं रूरल एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जरिए बढ़ सकते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को जॉब्स मिले. तो आओ देखते हैं. तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट.
तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब मोर एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे? अगर हम लक्ष्मी का केस लेते हैं तो बाय कंस्ट्रक्टिंग मोर वेल्स, अगर आज वो अपनी फील्ड में काम कर रही है तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लगा के वेल्स वगैरह क्रिएट कर देगी तो क्या होगा, वो वहाँ से पानी वानी अच्छे से ले पाएगी और वो अच्छे से वहाँ पे काम कर पाएगी, तो बिना रुकावट उसका काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट्स के तरह लिखना है इसको आप, मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, हेडिंग्स को समझा रही हूँ, पेपर में आपको हेडिंग्स लिखनी है प्रॉपर, उसको एक्सप्लेन करके आना है तभी मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं, पॉइंट्स में ही सारे आंसर लिखने हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स में ही आंसर बता रही हूँ, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट मैंने बताया बाय कंस्ट्रक्टिंग मोर वेल्स, फील्ड्स के पास जितने वेल्स आप लगा सकते हैं, मतलब जो सरकार है वो लगाएगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड के पास वेल्स लगेंगे, वहाँ पे वो पानी उनको लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ढंग से काम कर सकते हैं। लक्ष्मी वाले केस में ही देख लो, वो वहाँ पे अगर वहाँ पे वेल्स वगैरह लग जाएंगे तो उसको पानी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है बाय स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज, सेकंड पॉइंट है बाय स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज, अगर हम ट्रांसपोर्ट और रोडवेज पे भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो खर्चा करेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि जो क्रॉप ग्रो कर रहा है फार्मर उसको शहर तक पहुंचाना भी तो बहुत ज़रूरी है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो ट्रांसपोर्ट और रोडवेज पे भी खर्चा करना है। उसके बाद है बाय प्रोवाइडिंग मनी ऑन क्रेडिट टू फार्मर्स बाय बैंक, अब ये थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है, बाकी आपको आंसर में तो लिखना ही है बट ये कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमें फार्मर, अगर जो बैंक है हमारा वो फार्मर को लोन प्रोवाइड करने लगे कम इंटरेस्ट पे, तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फार्मर जो होगा वो लोन लेके भी अपना काम चलाएगा या फिर लोन लेके भी अपनी फील्ड्स में खेती वगैरह करेगा, इरिगेशन करेगा, क्योंकि अब क्या होता है ज़मींदार से वो ये लोग जो बाहर से लोन लेते हैं, जो लोगों से मनी लेंडर से जो लोन लेते हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें। तो अगर बैंक ये काम करेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, तो इससे क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके बाद है बाय सेटिंग इंडस्ट्रीज, अगर हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बाद और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे वहाँ पे हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे वर्कर्स आएंगे, वो लोग एम्प्लॉयड होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, तो उनसे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाय सेटिंग इंडस्ट्री, ये तो मैंने करा दिया। बाय ओपनिंग कोल्ड स्टोरेजेस, अब कोल्ड स्टोरेजेस ओपन करना ही बहुत ज़रूरी है। जो फार्मर है जो पूरे साल की खेती एक ही बारी में, मतलब जब उसकी फसल कटती है तो उसके पास पूरे साल की खेती होती है, इरिगेशन उसका जो क्रॉप होता है उसने एक बार में लिपा, लेकिन उसको उसको कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेस में रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, उसको सेव करके रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, वरना सारा ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा उसको उगाने का, तो उसको स्टोर करके रखना ही बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाय ओपनिंग कोल्ड स्टोरेजेस को ओपन करना भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को कि वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपनी क्रॉप को, जिससे कि उनकी जो क्रॉप है वो वेस्ट नहीं होगी। और हम कोल्ड स्टोरेजेस अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस जो रन करेंगे उनको भी तो जॉब मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है बाय प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, अगर हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं कि वो लोग स्कूल जाएं, जो बच्चे हैं वो क्या है, गरीबी की वजह से बच्चे गांव में क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई छोटी मोटी जगह जॉब कर लेते हैं, जिससे कि हमें उनको थोड़ा पैसा मिल जाता है। पर लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें कि भाई तुम पढ़ाई करो, इन सब कामों को रहने दो, गवर्नमेंट अगर एक्शन ले कि ये इलीगल है, तुम्हें ये नहीं करना और तुम पढ़ाई करो, तुम इस पे ध्यान मत दो, तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चे स्कूल जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, और दूसरा ये भी होगा कि लाखों स्कूल्स खुलेंगे, वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, मतलब वो पढ़ाई लिखाई करके वो कुछ हमारा देश भी डेवलप होगा। तो उसका मतलब यही है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कम से कम 20 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। अकेले एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर ये हो जाए कि बच्चों को हम प्रमोट कर दें तो 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम मिलेंगी लोगों को। फिर उसके बाद है बाय इम्प्रूविंग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, अगर हम गांव में या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे अगर हम हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कैसे, डॉक्टर नर्सिस वगैरह को बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारा स्टाफ रखा जाएगा, तो जिसको वो मिलेगी, जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद है नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग टूरिज्म एंड न्यू सर्विसेज लाइक IT सर्विसेज। अब टूरिज्म वगैरह हमें बढ़ाना चाहिए अपने देश में, उससे क्या होगा कि
सर्विसेज ज़्यादा बढ़ेंगी, मतलब कि अगर हम टूरिज्म बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर से आएगा हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें न्यू टूरिज्म वगैरह हमें इंक्रीज करना चाहिए और नए सर्विसेज जैसे कि आईटी सर्विसेज हमें उसको भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एक पॉइंट और है यहाँ पे, राइट टू वर्क, कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया राइट टू वर्क। इसका क्या मतलब है कि हर एक इंसान को काम करने का पूरा पूरा हक है, और उस राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला है जिसको हम बोलते हैं मनरेगा एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसको मनरेगा एक्ट बोलते हैं, MGNREGA, जी जो होता है ना ये वाला, ये इसमें साइलेंट होता है तो हम इसको मनरेगा एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, वो लोग जो कि काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं रूरल एरियाज के अंदर, उनको गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा 1 ईयर में, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या गारंटी किया है, क्या प्रॉमिस किया है कि वो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा जो काम कर सकते हैं, जो नीड में है, मतलब जिनको बहुत नीड है काम की, जो काम करना चाहते हैं, उनको कम से कम 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये नहीं मिल पाता, मतलब ये अगर ये नहीं मिलता या नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट ये नहीं उनको अवेल करवा पाती फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन 100 डेज का उनको अलाउंस प्रोवाइड करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है पीपल को, ताकि वो आगे थोड़ा अपना सर्वाइव कर सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उनको फिर से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये कम से कम की बात है, ठीक है। तो एक बार आप मनरेगा के बारे में लिख लीजिए। वैसे तो आप यहाँ से मार्क करेंगे, अगर यहाँ से आप जहाँ से बोल्ड हो रखा है यहाँ से लेके ये पूरा मनरेगा तक का ही है, पर लेकिन अगर आपको अलग से लिखना है तो आप लिख लीजिए मनरेगा, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे इसमें आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो एंटरप्राइजेज होती हैं जहाँ पे टर्म्स जो है एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं वो सारी रेगुलर होती हैं और वो रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट की नज़रों में, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो होते हैं जो कि लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर एक गाइडेंस की तरह, प्रॉपर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, दोज एंटरप्राइजेज वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर लॉफुल, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके कुछ हमारे बेनिफिट्स भी हैं, तो हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिलती है, कि वो हमारे से एक मतलब आप कहते हैं डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं कुछ भी, तो उसमें आपको सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिलती है कि आपकी जॉब सिक्योर है। उसके बाद आपको उसमें पेड लीव मिलती हैं, मतलब प्रॉपर की एक मंथ में 2 लीव्स या पेड लीव्स जो होती हैं वो मिलती हैं। पेमेंट मिलती है, अगर कोई हॉलीडे होती है, आपको संडे भी पेड होता है उसमें, संडे की हॉलीडे होती है, कोई पब्लिक हॉलीडे होती है तो वो पेड होती है उसमें, ठीक है। प्रोविडेंट फंड की आपको इसमें फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें आपको सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है और पेंशन वगैरह मिलता है जब आप रिटायर होते हैं। तो मैं दोबारा से पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट एंड पेंशंस। उसके बाद हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है, ये स्मॉल सेक्टर यूनिट होती हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है, कोई भी फैसिलिटी वगैरह इसमें जो हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है वो नहीं मिलती है। तो आप इसमें बेनिफिट्स, इसमें कुछ भी नहीं होते हैं, इसके बेनिफिट्स नहीं होते हैं, और अगर इसके डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए आते हैं तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स को ही उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है आपके पेपर में, और जब आपको प्रॉपर नोट्स आप मुझसे मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में इसको ये आपको मिल जाएगा, पूरे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पे टॉर्चर होता है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, पर लेकिन काम कराया जाता है, कभी कभी पैसे भी नहीं देते हैं उनको, सैलरी भी नहीं मिलती है, तो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो ये पूछ रहा है। पर लेकिन अब ये देखो कौन कौन से पीपल हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, कौन से हैं,
लैंडलेस लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं जो कि प्रोटेक्शन जिनको चाहिए होती है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो जो फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स है, जो फार्मर्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको टाइमली सीड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम उनको टाइमली सीड प्रोवाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने खेत में काम करेंगे, अपने उसमें काम करेंगे, तो उनको किसी के पास ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब अगर वो किसी भी बहुत बड़े जमींदार के पास काम करते हैं तो उनको वो नहीं करना पड़ेगा अगर हम उनको प्रॉपरली टाइम सीड्स प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है एग्रीकल्चर इनपुट्स, हम उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, तब उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। उसके बाद है क्रेडिट, अगर हम उनको फार्मिंग करने के लिए या फिर खेती बाड़ी करने के लिए क्रेडिट देंगे, हमारी गवर्नमेंट उनको क्रेडिट देगी, तो उनको मनी लेंडर से नहीं लेना पड़ेगा। और जब वो मनी लेंडर से नहीं लेंगे ना, तो उनके ऊपर जुल्म होगा, ना ही उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा उसको लौटाने का, क्योंकि बैंक तो सारी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। उसके बाद है स्टोरेज फैसिलिटी, हमें उनको स्टोरेज फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी क्रॉप्स जो है, जैसे मैंने अभी वो कोल्ड स्टोरेज बढ़ाया था, तो हमें स्टोरेज फैसिलिटी देनी चाहिए उनको, मतलब एक गोडाउन टाइप या फिर कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेस, ये सब कुछ हमें उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि जो वो क्रॉप ग्रो करते हैं इतनी मेहनत से, वो वहाँ पे मतलब उनकी वो यूज़ हो सके, वो काम में आ सके, वो वेस्ट ना जाए। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है मार्केटिंग आउटलेट्स, हमें जो भी मार्केटिंग आउटलेट्स होते हैं ना, हमें वो भी उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए। मतलब कि जैसे आप कह सकते हो कि मार्केटिंग आउटलेट्स का मतलब होगा कि मार्केट से उनकी इंट्रोडक्शन करवाना, हमें वो भी सब कुछ होना चाहिए कि मार्केट भी होनी चाहिए आसपास, मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए वो भी उनके लिए वो होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हम ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? टाइमली सीड्स दे के, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करा के, क्रेडिट प्रोवाइड करा के, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करा के और मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स होते हैं? वो सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन सेक्टर होते हैं, जिसमें एसेट्स वगैरह गवर्नमेंट की होती है उसमें। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स which are owned by the government। आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पब्लिक सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स which are owned by the government, most of the assets and services are थ्रू गवर्नमेंट। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसकी ओनरशिप जो होती है एसेट्स या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड में होती है, फिर कंपनी के हैंड में होती है। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, दिस इज नॉन एज प्राइवेट सेक्टर। रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें टाटा या आयरन एंड स्टील कंपनी आती है। ठीक है, प्राइवेट वाले जो होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, और जो पब्लिक वाले होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो सोशल वेलफेयर और सम कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मोटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको सारा करा दिया, तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेना। आपको जिस भी एक्स्ट्रा बुक में से पढ़ना है वो उस एक्स्ट्रा बुक में से पढ़ सकते हो, और इसका पहला वाला पार्ट भी देख लेना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, आपकी परेशानी दूर करूंगी, आपको पूरे प्रॉपर नोट्स भी दूंगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपने समझी हो, आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।